नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। एनजीटी ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को दिया निर्देश, ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। ये तत्व इंसानों के लिए हैं बेहद खतरनाक। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चर्चा में। प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। चिनाब के पानी का उपयोग किया जाएगा बिजली उत्पादन में। और किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा पहली मून लैंडिंग हुई सफल। अमेरिकी कंपनी का नाम है इंटुएटिव मशीन्स और चांद पर उतरने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बना ओडिसियस। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में खबर आई है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA की क्लास लगा दी। दरअसल एनजीटी के चेयरमैन और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने एक रिपोर्ट के आधार पर एक मामले का स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि देश के 25 राज्यों में 230 जिलों के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक मौजूद है, जबकि 27 राज्यों के 469 जिलों के ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की समस्या मौजूद है। इस पर एनजीटी ने यह पाया कि देश के अलग अलग इलाकों के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या बढ़ती जा रही है और इस समस्या का समाधान केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की ओर से नहीं किया जा रहा। आपको यह पता होना चाहिए कि आर्सेनिक और फ्लोराइड जहरीले तत्व होते हैं। पीठ ने कहा कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को साफ तौर पर यह बताना चाहिए कि किन जगहों पर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं या फिर वहां के लोगों को वैकल्पिक पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। एनजीटी ने यह माना कि इन तत्वों का मानव शरीर पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। बावजूद इसके CGWA आर्सेनिक और फ्लोराइड रिमूवल प्लांट इन इलाकों में नहीं लगा पाया। क्या आपको पता है कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत किया गया है? कई सारे स्टूडेंट्स केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण के नाम से यह अंदाजा लगा बैठते हैं कि इसका गठन जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत हुआ होगा और एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत कराते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का मकसद देश में भूजल विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण करना है। आपको यह भी बता दें कि CGWA के पास देश में कुल 16 केमिकल लेबोरेटरीज हैं। इन 16 लैब के जरिए हर साल करीब 27,500 से 32,500 पानी के नमूनों की जांच की जाती है। ये लैब 15 प्रमुख केमिकल पैरामीटर्स की जांच करते हैं। इनमें pH, EC, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टोटल हार्डनेस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, CO3, HCO3, SO4, PO4 और हैवी ट्रेस एलिमेंट्स जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक और यूरेनियम की जांच होती है। वहीं पीठ ने यह भी गौर किया कि दिल्ली की कुछ लैब में सैंपल टेस्टिंग सुविधा नहीं है। क्या आपके मन में सवाल आ रहा है कि ग्राउंड वाटर कैसे खराब हो जाता है? देखिए, पृथ्वी की सतह पर कई मानवीय गतिविधियां चलती रहती हैं। मनुष्यों ने विकास के चरण में तरह तरह के केमिकल बनाए हैं जो आपके टूथपेस्ट से लेकर शैम्पू से लेकर पेंट, ऑयल, खाद सब में पाए जाते हैं। गौर से देखिए, हम चारों तरफ से केमिकल से घिरे हैं। इसी तरह जब औद्योगिक, शहरी और कृषि अपशिष्टों से युक्त पानी रिस कर ग्राउंड वाटर से मिल जाता है तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। आपको बता दें, पूरी दुनिया के उपलब्ध साफ पानी की कुल मात्रा में ग्राउंड वाटर का हिस्सा लगभग 30% का है। वहीं ग्राउंड वाटर पूरी दुनिया के लगभग 1.5 बिलियन से अधिक लोगों के लिए पानी का प्राइमरी सोर्स है। इसलिए ग्राउंड वाटर की गुणवत्ता में कमी या मात्रा में कमी इंसानों के लिए खेती के साथ साथ दूसरी गतिविधियों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इसीलिए इसको साफ रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी मजबूरी भी है। चलिए अब ये देखते हैं कि ग्राउंड वाटर के पॉल्यूटेड होने से इंसानों में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर ड्रिंकिंग ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की अधिक मात्रा पाई जाती है तो यह नवजात शिशुओं के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मीथेमोग्लोबिन बनाता है। ये मीथेमोग्लोबिन शिशुओं के शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन में एक अड़चन पैदा कर देता है और इससे नवजात शिशुओं की मौत तक हो जाती है। इस रोग को मीथेमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। वही ड्रिंकिंग ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की मात्रा अगर अधिक होती है तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और अगर ड्रिंकिंग ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक पाया जाता है तो इससे ब्लैक फुट नाम की स्किन डिजीज हो जाती है। इसके अलावा आर्सेनिक से डायरिया, हाइपर केरेटोसिस,
पेरिफेरल न्यूरिटिस और फेफड़े या त्वचा का कैंसर तक हो सकता है। आप अगर नेशनल खबरों को रेगुलर बेसिस पर देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि भारत की एक सरकारी एजेंसी हमेशा सुर्खियों में रहती है और ये एजेंसी है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई। हाल ही में सीबीआई पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में रेड मारने गई थी, लेकिन अभी हाल ही में सीबीआई जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के भी पीछे पड़ी हुई है। सीबीआई का मानना है कि जम्मू कश्मीर में एक खास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो ठेका दिया गया था उसमें कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार का लेना देना जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भी है। बहरहाल इस खास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम है कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो आइए समझते हैं अपने काम की चीज, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बनाया जा रहा है। इसे 2019 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इसका निर्माण मौजूदा किरथाई 2 अपस्ट्रीम और क्वार डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजनाओं के बीच किया जा रहा है। इससे किश्तवाड़ जिले में पथरनक्की और कीरू गांवों के पास चिनाब नदी और सिंगाद और बेला स्ट्रीम्स के कन्वर्जेंस पॉइंट के पास डेवलप किया जाएगा। इसकी क्षमता 624 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 4,287.59 करोड़ रुपए की है। कीरू पनबिजली परियोजना की परिकल्पना एक रन ऑफ रिवर योजना के रूप में की गई है। इसमें चिनाब नदी के तल स्तर से 123 मीटर ऊंचा बांध होगा। इसके जलाशय में 41.5 मिलियन वर्ग मीटर पानी की भंडारण क्षमता होगी। परियोजना में अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए 700 मीटर लंबी घोड़े की नाल के आकार की एक डायवर्जन सुरंग भी होगी। कीरू प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सुलभता से बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। पूरे उत्तरी भारत और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने में मदद करने के अलावा यह लघु और कुटीर उद्योगों को भी सहायता प्रदान कर सकता है। इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की समय सीमा जुलाई 2025 है। अब ये भी जानते हैं कि कीरू जल विद्युत परियोजना का विकास कर कौन रहा है। इसका विकास चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। यह कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC, जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी JKSPDC और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन PTC का एक संयुक्त उद्यम है। इसमें NHPC और JKSPDC दोनों की हिस्सेदारी 49% है और शेष 2% PTC के पास है। आपको बता दें, बगलिहार चरण 1 जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना और सलाल 1 और 2 जल विद्युत परियोजना भी चिनाब नदी पर ही बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ें। 3 फरवरी 1966 यही वो तारीख थी जब पहली बार कोई अंतरिक्ष यान मून सरफेस पर लैंड किया था। इस अंतरिक्ष यान का नाम था लूना 9। यह अंतरिक्ष यान पूर्व सोवियत संघ ने भेजा था। इस सफल लैंडिंग के कुछ ही महीनों बाद यानी 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मून की सरफेस पर उतरता है और इसके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले आदमी बन जाते हैं। अपोलो 11 मिशन अमेरिका ने भेजा था। इसके बाद 1972 में अमेरिका चांद पर अपोलो 17 मिशन भेजता है और यह मिशन आज से ठीक एक दिन पहले तक अमेरिका का आखिरी चंद्र मिशन था। दरअसल आखिरी सफल अपोलो मिशन के 52 साल बाद आज अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारा है। इस कंपनी का नाम है इंटुएटिव मशीन्स और अंतरिक्ष यान का नाम है ओडिसियस। ओडिसियस का लैंडर मॉड्यूल, जिसे नोवा सी कहा जाता है, पिछले साल चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला दूसरा मॉड्यूल बन गया है। इस प्रकार इस कंपनी ने किसी भी निजी अंतरिक्ष कंपनी द्वारा चांद पर सबसे पहले अंतरिक्ष यान उतारने का एक रिकॉर्ड बना लिया है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 और जापान के स्लिम लैंडर के बाद 1 साल के भीतर यह तीसरी चंद्रमा की लैंडिंग की घटना है। इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी महज 10 साल ही पुरानी है और यह अमेरिका के ह्यूस्टन में स्थित है। कंपनी द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान ओडिसियस ने 15 फरवरी को पृथ्वी से उड़ान भरने के लिए एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया। यह अंतरिक्ष यान नासा के 6 पेलोड भी अपने साथ चंद्रमा पर ले गया है। ओडिसियस की लैंडिंग चंद्रमा की खोज में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसका मकसद है चांद के साथ अन्य ग्रहों और डीप स्पेस में मनुष्य को पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का निर्माण करना।
यह अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा 1960 और 1970 के दशक की चंद्रमा लैंडिंग से बहुत अलग है। उस समय की चंद्रमा लैंडिंग अपने आप में ऐतिहासिक जरूर थी, लेकिन उस समय चंद्र संसाधनों के दोहन के लिए दूसरी तकनीकें उपलब्ध नहीं थी। हालिया लैंडिंग केवल चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान या मनुष्यों को उतारने के बारे में नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के निर्माण के बारे में है, जो चंद्रमा की अधिक सार्थक खोज को बढ़ावा देगा, यहां तक कि इसके उपयोग को अंतरिक्ष में बहुत आगे तक ले जाने की अनुमति देगा। दुनिया को एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। दरअसल दुनिया सार्वजनिक स्वास्थ्य विजय के कगार पर है, क्योंकि दुनिया से गिनी वर्म रोग का खात्मा होने वाला है। आपको बता दें, 1980 के दशक में इस बीमारी के चलते 35 लाख से अधिक मामले आए थे, लेकिन WHO की साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ये मामले घटकर 14, 2022 में 13 और 2023 में सिर्फ 6 रह गए हैं। आइए जल्दी से जानते हैं इस बीमारी के बारे में। गिनी कृमि रोग GWD को ड्रैकुनलेसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह परजीवी ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस एक गोल कृमि है, नेमाटोड है। आपको बता दें कि ड्रैकुनकुलस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा ड्रैगन। वहीं एक परजीवी एक ऐसा जीव है जो जीवित रहने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है। गिनी वर्म अपने आप में घातक नहीं है, लेकिन ये उन लोगों को कमजोर कर देता है जिन्हें यह संक्रमित करता है और उन्हें दैनिक कार्य करने में तकलीफ होने लगती है। देखिए, अफ्रीका के 3 देशों में गिनी कृमि रोग स्थानिक है। ये देश हैं सूडान, माली और इथोपिया। हालांकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इस बीमारी को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी चाड, इथोपिया, माली और दक्षिण सूडान में इसके मामले मौजूद हैं। भारत की बात करें तो भारत ने एक सफल अभियान के माध्यम से 1990 के दशक के अंत में गिनी वर्म रोग को समाप्त कर दिया था और भारत सरकार को 2000 में WHO से गिनी वर्म रोग मुक्त देश का सर्टिफिकेट भी मिला था। अब सवाल यह आता है कि ये फैलता कैसे है। यह रोग गिनी कृमि के लार्वा युक्त पानी पीने से फैलता है। याद रखिए कि लार्वा कृमि के अपरिपक्व रूप होते हैं। ये लार्वा बड़े होकर ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस परजीवी बन जाते हैं। देखिए, इस रोग का कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं है। अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो लगभग 1 वर्ष बाद छाले के रूप में एक दर्दनाक जलन होती है। यह छाले आमतौर पर पैरों पर होते हैं। फिर यह छाला फूट जाता है क्योंकि परजीवी कीड़ा कुछ हफ्तों में त्वचा से बाहर निकलना शुरू कर देता है। यह वर्म कभी कभी 1 मीटर तक लंबा भी हो सकता है। इस रोग की रोकथाम के लिए हमेशा साफ छना हुआ पानी पीना चाहिए या पानी उबाल कर पीना चाहिए। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। जल्द ही उत्तर प्रदेश अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। इस परियोजना को शुरू करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। यह संरक्षण रिजर्व उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा सरयू नदी, जिसे सरजू भी कहा जाता है, उसके किनारे स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें, सरजू नदी समृद्ध कछुआ विविधता के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही सरजू भारत की एकमात्र नदी है जहां कछुओं की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं तथा इनमें से 8 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं। हाल ही में तेलंगाना में मेदाराम जतारा उत्सव शुरू हुआ। इस उत्सव को समक्का सरलाम्मा जतारा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव तेलंगाना की समृद्ध आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ यह उत्सव ऐतिहासिक महत्व भी रखता है, क्योंकि यह अन्यायी शासकों के खिलाफ एक मां और बेटी की जोड़ी समक्का और सरलम्मा के संघर्ष की याद दिलाता है। कोया जनजाति द्वारा आयोजित इस उत्सव को पूरे एशिया में सबसे बड़े आदिवासी त्योहार के रूप में जाना जाता है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक वार्षिक महोत्सव परुएता के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इंटेक का लक्ष्य इस महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का खिताब दिलाना है। आपको बता दें, इसे मॉक हंटिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के अहोबिलम शहर में श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मनाया जाता है तथा यह सांप्रदायिक सद्भाव का त्योहार है। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर के कर्मचारी आदिवासी बस्तियों में ही रहते हैं। दोस्ती अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, इसलिए इस अभ्यास को दोस्ती 16 नाम दिया गया है। यह एक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है जो मालदीव में आयोजित होने जा रहा है। इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक बल शामिल होते हैं तथा बांग्लादेश इस अभ्यास में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होगा। आपको बता दें कि यह एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है जो पहली बार 1991 में भारतीय और मालदीव तटरक्षकों के बीच आयोजित किया गया था तथा 2012 में श्रीलंका पहली बार इस अभ्यास में शामिल हुआ था।
आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी गिनी कृमि रोग का कारण है? ड्रैकोनकुलस मेंडिनेंसिस, लसिका फाइलेरिया, स्ट्राइंग्लॉइड स्ट्रेसोरेलिस या फिर नथोस्टोमाइसिस। अगला सवाल है, हाल ही में परुवेता वार्षिक महोत्सव चर्चा में है। परुवेता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंध्र प्रदेश के अहोबिलम शहर में श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। इसे मॉक हंटिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से सही चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कोई भी सही नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत के पहले स्वदेशी जासूसी उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको भारतीय कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। इस उपग्रह को अप्रैल में स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सही कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला सवाल था, हाल ही में चर्चा में आई शोम्पेन जनजाति भारत के किस स्थान से रिलेटेड है? झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर अंडमान और निकोबार। सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब जरूर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। नमस्कार।